नमस्कार। एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके चैप्टर 11 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर 11। चैनल को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा रेगुलेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम फ्री में पूरा अपना कंप्लीट करेंगे माइनिंग सरदार ओवरमैन का सिलेबस। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते, ताकि हमको और मोटिवेट होते रहे हम और आपके लिए वीडियो ऐसे ही आते रहें, और कमेंट भी करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर 11, जो कि कोल माइन रेगुलेशन 2017 का सबसे पहला अपना रेगुलेशन है 133, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। इसका पहला पॉइंट है कोल सीम को डिग्री ऑफ गैसीनेस में चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा। दूसरा पॉइंट है माइन नॉर्मल डिग्री में है और हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में चला गया है तो ऑनर एजेंट और मैनेजर 24 घंटे के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। जहां डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ा है वहां 30 दिन के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर डिग्री ऑफ गैसीनेस डिसाइड करेगा। अगला पॉइंट है अगर प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं तो 24 घंटों के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, और रीजनल इंस्पेक्टर 60 दिन से अधिक की छूट नहीं, मतलब 60 रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, 60 दिन से अधिक की छूट नहीं दे सकता, मतलब सिर्फ 60 दिनों तक की छूट दे सकता, उसके बाद प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है अगर डिग्री ऑफ गैसीनेस घटता है तो रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे ऑनर एजेंट और मैनेजर। अगला पॉइंट है ऑनर एजेंट और मैनेजर हर 30 दिन में डिग्री ऑफ गैसीनेस की जांच करेगा अकॉर्डिंग टू द क्यूबिक मीटर ऑफ पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से। कितने दिन में? 30 दिन में एक बार। अब अगला रेगुलेशन अपना 134 जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। इसका पहला पॉइंट है ऑनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी होगी कि सारे प्रिकॉशन ले आग को प्रिवेंट, डिटेक्ट और स्प्रेड होने से रोकने के लिए। अगला पॉइंट है आग को लग चुकी है, ऑनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी है कि काम को बंद करा दे और सारे वर्कर बाहर आ जाएं। अब अपना रेगुलेशन 135 सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। माइन इंटरेस्ट के 10 मीटर तक सभी स्ट्रक्चर फायर प्रूफ होने चाहिए, और पर यह बात टेम्पररी शाफ्ट सिंकिंग में लागू नहीं होती है। अगला पॉइंट है सेल्स और अदर कार्बनिस मटेरियल नॉट डंप्ड विथिन 50 मीटर ऑफ माइन एंट्री और शाफ्ट, जिनका उपयोग 24 घंटे के अंदर ना हो। अगला पॉइंट है माइन एंट्री के 15 मीटर के अंदर कोई भी आग नहीं जलाएगा। अगर जरूरी हो तो मैनेजर से परमिशन लेना होगा। ये बात बॉयलर के केस में लागू नहीं होती है। अगला पॉइंट है कॉम्पिटेंट पर्सन हर 7 दिन में ऊपर बताई गई सभी चीज़ों की जांच करेगा, मतलब ऊपर जो भी चीज़ें बताए तो कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा, 7 दिन में एक बार जांच करेगा। रेगुलेशन अपना 136 अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। लकड़ी का टुकड़ा या छिलका अंडरग्राउंड में नहीं छोड़ेंगे, हर शिफ्ट में उसको बाहर कर देंगे। अगला पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड डिग्री में बेल्डिंग करना है तो परमिशन मैनेजर देगा, थर्ड डिग्री में रीजनल इंस्पेक्टर देगा। अगला पॉइंट है जहां काम नहीं हो रहा है पर वो रास्ता आने जाने के रास्ते से कनेक्ट है और डिस्टिलेशन ऑफ लिक्वर की जांच 30 दिन में एक बार करेंगे, करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। अब अपना रेगुलेशन 137 प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। पैनल साइज इंक्यूबेशन पीरियड पर डिपेंड करता है। अगर सीम पहले से डेवलप है तो आर्टिफिशियल पैनल बनाएंगे। अगला पॉइंट है हाई डैम्प और स्टॉपिंग के बिना डिप्लरिंग करना है तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे। अगला पॉइंट है स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको पहला पॉइंट है डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट में रिटर्न ईयर में वे में हर 7 दिन में सीओ की जांच करेंगे। दूसरा है हर 30 दिन में ग्राहम रेशियो की जांच करेंगे। ग्राहम रेशियो होता है सीओ फॉर्म और टू एब्जॉर्ब। अगला पॉइंट है डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट की जांच हर आइडियल डे में करना है। अगला पॉइंट है एवरी अनयूज वर्किंग की जांच 7 दिन में एक बार कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। अगला पॉइंट है हाइड्रोलिक फ्लूइड जो फायर रेजिस्टेंट नहीं है उसका उपयोग अंडरग्राउंड में नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है अगर रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन दे तो फायर रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग डिग्री फर्स्ट माइंस में कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्वेटिंग फर्स्ट इंडिकेशन होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, पूछ सकता है। फिर अपना रेगुलेशन 138 प्रिकॉशन आफ्टर फायर हैज ब्रोकन आउट। अगर माइन में आग लग गई है तो उसका एग्जामिनेशन मैनेजर ऑनर और एजेंट करेगा। रीजनल इंस्पेक्टर दे सकता है जो आग बुझा रहा है परमिशन, उसके अलावा भी लोग अंदर जा सकते हैं, मतलब रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देगा तो जो आग बुझा रहा है उसके अलावा भी लोग अंदर जा सकते हैं। अगला पॉइंट है जब फायर से डील करेंगे तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अगला पॉइंट है जब अंडरग्राउंड में फायर से डील कर रहे हैं तब एक सेल्फ रेस्क्यूअर और एटलीस्ट 2 स्मोक हेलमेट
aperture for detect CO gas, flame safety lamp, CO2 डिटेक्टिंग aperture, ऑक्सीजन डिफिशियंसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, पूछ सकता है। फिर अपना अगला है, आग को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर कौन सी स्कीम बनाएगा। तो पहला है मेंटेन सुटेबल फायर फाइटिंग अरेंजमेंट, दूसरा है प्रिवेंशन डिटेक्शन डीलिंग एंड कंट्रोल हीटिंग। अब है अपना रेगुलेशन, अगला बढ़ते हैं 139 इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। इसका पहला पॉइंट है फायर स्टेशन सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों जगह होगा। अगला पॉइंट है AFDSSC मतलब ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर सप्रेशन डिवाइस, उसका फुल फॉर्म है। ये कहाँ कहाँ लगाना है, तो पहला है इंटरेस्ट ऑफ माइन एंड एवरी लैंडिंग शाफ्ट और बॉटम में, दूसरा है एवरी प्लेस वेयर टिम्बर ऑयल ग्रीस इंजन रूम वर्कशॉप बैटरी चार्जिंग, इन सब जो हम क्या लगाता है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम को लगाना है। सभी HEM मशीन में लगाना है AFDSC, ठीक है। और ओपन कास्ट माइन में 35 टन से कम ट्रक डंपर में सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम लगाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सोडा एसिड टाइप और वाटर नॉट बी यूज फॉर फायर फाइटिंग ऑयल और इलेक्ट्रिक फायर, मतलब फॉर क्लास बी और फायर के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे सोडा एसिड का। फॉर्म टाइप फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर नॉट यूज इन इलेक्ट्रिकल फायर, मतलब क्लास ई फायर के लिए फॉर्म टाइप का उपयोग नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड वन, अगर आपको इससे संबंधित वीडियो देखना है तो मैंने डाल के रखा है क्लास ऑफ फायर में, तो आप देख सकते हैं। अंडरग्राउंड वन में ऐसा फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं करेंगे जो पॉइजन और नोक्सियस गैस दे, पर CO2 टाइप का कर सकते हैं, जो CO2 टाइप थे। अगला है अपना पॉइंट, ऑल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा आग बुझाने के समान फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की जांच हर मंथ मतलब हर 30 दिन में करेंगे। अब अपना रेगुलेशन 140 ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग, पहला है फायर फाइटिंग स्टेशन बनवाने की जिम्मेदारी ऑनर एजेंट और मैनेजर की होगी। और मैं ध्यान देंगे, ठीक है, मैं लिख दिया हूँ। फायर फाइटिंग प्लान में स्केप रूट रहेगा, पूछ सकता है किसमें स्केप रूट रहेगा, तो फायर फाइटिंग प्लान में। मैनेजर सेल्फ फ्रॉम स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर फायर फाइटिंग एंड अप्रूव बाय रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। अपना कंप्लीट होता है रेगुलेशन 140। अब रेगुलेशन है 141 अपर्चर फॉर टेस्टिंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें एक ही है CO इक्विपमेंट अप्रूव बाय चीफ इंस्पेक्टर। अब रेगुलेशन 142 प्रिकॉशन व्हेन फायर एग्जिस्ट, ठीक है, जब आग लग चुकी क्या प्रिकॉशन लेना है, तो माइन एंट्री के और अंडरग्राउंड में स्पॉन्टेनियस फायर 60 मीटर के अंदर होने पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो उसमें सावधानियां ली जाएगी। अगला पॉइंट है, अगर माइन एंट्री से 60 मीटर से कम दूरी में आग लगी है तो स्पॉइल और हीप कोल का ढेर लगा है उसमें कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। अगला पॉइंट है 10 मीटर से कम हार्ड रॉक में काम नहीं करेंगे अगर आग लगी है तो। अगला पॉइंट है सील्ड ऑफ एरिया और स्टॉपिंग के बीच में स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर की जांच हर 30 दिन में एक बार करना है। अगला पॉइंट है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा स्टॉपिंग में लीकेज की गैस की जांच ह्यूमिडिटी टेम्परेचर की जांच हर 7 दिन के अंतराल में होनी चाहिए। स्टॉपिंग के बाहर की जांच होती है और जो मैंने पहले बताया स्टॉपिंग के अंदर की है। जांच के बाद जो चेक बोर्ड में एंट्री करेगा उसमें डेट और टाइम जो रहेगा कॉम्पिटेंट पर्सन उसको नॉट लेस देन 3 मंथ तक मेंटेन करना रहेगा। जो माइन के अंदर चेक बोर्ड रहता है उसमें जो डेट और टाइम डालता है तो उसको 3 महीने तक नहीं मिटाना, मेंटेन करके रखना है। अब रेगुलेशन अपनी बात कर लेते हैं, रेगुलेशन है 143, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलेशन 143 प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, इसका पहला पॉइंट है 5% तक सिलिका है तो डस्ट की मात्रा 2 मिलीग्राम मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होगी। अगर 5 या 5% से ज़्यादा है तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी होगी डस्ट रिस्पायरेटर प्रोवाइड कराने की। अगला है वर्किंग फेस रूफ साइड फ्लोर अगर नॉर्मली गीला नहीं है मतलब वेट नहीं है तो उसे 60 मीटर तक गीला करके रखा जाएगा। अगला पॉइंट है रेगुलेशन आने के 3 मंथ के अंदर एयरबोर्न डस्ट की जांच और दूसरे कंडीशन में हर मंथ या रीजनल इंस्पेक्टर जब जरूरी समझे। अगला पॉइंट है डस्ट सैंपलर का पोजीशन रिटर्न साइड में करेंगे विद इन 1 मीटर ऑफ नॉर्मल वर्किंग पोजीशन और ऑपरेटर के पीछे नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है कोल सेम में काम नहीं हो रहा है दूसरी कोई और अगर कंटेंट की जांच लेबोरेटरी में करेंगे और चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित रहेगा, जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्या रहेगा अप्रूव रहेगा। अगला पॉइंट है एयरबोर्न डस्ट का रिजल्ट 14 दिन के अंदर पाउंड पेज बुक में लिखेंगे एंड उसमें काउंटर साइन करेगा मैनेजर विद इन 24 आवर, मतलब 24 घंटे के अंदर उसमें कौन साइन करेगा, मैनेजर करेगा। अगला पॉइंट है एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पार्सेबल डस्ट का 5 सैंपल 7 लगातार शिफ्ट में लेना है। अगर उसका लिमिट 1.5 गुना से बढ़ जाता है तो ऐसे काम को रोक देंगे जिसमें डस्ट जनरेट हो रहा है।
तो आप याद रखें इसको 5, 7 और 1.5 शॉर्ट ट्रिक। अगला पॉइंट है आपको जो बिट होता है वो शार्प रखेंगे ताकि डस्ट प्रोडक्शन कम रहे। ठीक है, पूछ सकता है बिट कैसा रहेगा, तो शार्प रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इनटेक एयरवे और टॉप और डाउन कास्ट शाफ्ट में 80 मीटर तक हमको स्क्रीनिंग, सीमेंट, नो हीप ऑफ सरेंडर, सैंड और अदर ड्राई एंड फाइन मटेरियल को नहीं रखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को 80 मीटर तक अपन को नहीं रखना है। डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए लगे हुए इंस्ट्रूमेंट के बाहर से जांच 7 दिन में और उसको खोल के जांच 30 दिन में एक बार करना है। मतलब थ्रोली एग्जामिनेशन 30 दिन में करेंगे और जनरल जांच 7 दिन में एक बार करेंगे। जनरल जांच में अपना फिल्टर, डस्ट एस्पायरेटर, इन सब की जांच 7 दिन में। डस्ट इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन नॉट एक्सीड 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अपना होता है रेगुलेशन 143 कंप्लीट। अब है 144 डस्ट प्लान के बारे में। ठीक है, अब अपना रेगुलेशन है 144। इसका पहला पॉइंट है डस्ट प्लान नॉट लेस देन 2000:1। दूसरा है वोलाटाइल मैटर अगर 30% से कम है तो 75% इनकम्बस्टिबल डस्ट चल जाएगा, और अगर वोलाटाइल मैटर 30% से ज़्यादा है तो 85% इनकम्बस्टिबल मटेरियल लगेगा। अगर डस्ट को वाटर से सेपरेट किया है तो उसमें नॉट लेस देन 30% वाटर होना चाहिए। अगर स्टोन डस्ट में सिलिका का परसेंट नॉट मोर देन 5% होना चाहिए। अगला पॉइंट है डस्ट अपना लाइट इन कलर होगा। डस्ट को माउस से फूके तो उड़ जाए। डस्ट की प्रॉपर्टी हर 3 मंथ में जांच करेंगे। जब अलग अलग जगह से हर बार लाया जाएगा डस्ट तो हर बार डस्ट की जांच करेंगे। क्लीनिंग को कोल्ड डस्ट करेंगे, फिर क्लीनिंग के बाद कोल्ड डस्ट करेंगे, फिर स्टोन डस्ट डालेंगे। जो क्लीनिंग किया है उसको 24 घंटे के अंदर सरफेस पे ले जाना है। क्लीनिंग ऑफ कोल्ड डस्ट एंड स्प्रेडिंग ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर, मतलब फ्लो ऑफ एयर की डायरेक्शन में करना है। डस्ट को डालने का काम सिर्फ मैनेजर और ओवरमैन सर्टिफिकेट और डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग डस्ट वाला ही कर सकेगा, वही डस्ट इंचार्ज बन सकता है। ठीक है, डस्ट इंचार्ज क्वालिफिकेशन पूछ सकता है। अगला अपना से काम है प्रोडक्शन, तो डस्ट इंचार्ज किसका काम कर सकता है अपना सैंपलिंग इंचार्ज का। डस्ट सैंपलर 1/100 mg मेजर कर सकते हैं। डस्ट सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन 1 ईयर बता दिया हूँ। डस्ट सैंपलर में जो फिल्टर पेपर उपयोग करते हैं उसको 3 साल तक प्रिजर्व करके रखना है। क्वार्ट्ज कंटेंट का डिटर्मिनेशन सैंपल लेने के 14 दिन के अंदर एनालाइज करेंगे लेबोरेटरी में। अब डस्ट इंचार्ज क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम उसको क्वालिफिकेशन ओवरमैन सर्टिफिकेट, साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर ऑफ एवरी माइन अपॉइंटमेंट डस्ट इंचार्ज। ठीक है, डस्ट इंचार्ज अपॉइंटमेंट कौन करता है तो मैनेजर। अब ये अपना रेगुलेशन होता है कंप्लीट। अब रेगुलेशन बात कर लेते हैं अपना 145 के बारे में। ठीक है, अपना रेगुलेशन 145 क्या कहता है। इसका पहला पॉइंट है नॉट लॉन्गर देन 150 मीटर ऑफ इंटरवल जोन बनाएंगे, मतलब 150 मीटर ज़्यादा इंटरवल में जोन बनाएंगे। डस्ट सैंपल के लिए फिर उसको 50-50 मीटर में अपन 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। रिटर्न ईयर में विथ इन 200 मीटर पे बनाएंगे। ठीक है, 200 मीटर पे पूरा अपन बनाएंगे इसको। फिर अगला पॉइंट है जोन को 1, 2, 3 नंबर से दिखाते हैं और सेक्शन को ABC से दर्शाते हैं। RF इसका होता है नॉट लेस देन 2000:1। प्रत्येक जोन में 30 दिन में सैंपल लेंगे। जब माइन में किसी भाग में स्टोन डस्ट करेंगे तो 24 घंटे के बाद सैंपल लेंगे। ट्रेवलिंग रोडवे में हर 3 मंथ में सैंपल लेंगे अगर वहाँ स्टोन डस्ट या इनकम्बस्टिबल मटेरियल डाला है। डस्ट सैंपल टेकन रूफ साइड एंड फ्लोर डेप्थ नॉट एक्सीड 5 मिलीमीटर ऑन द रूफ एंड साइड और डेप्थ नॉट एक्सीड 10 मिलीमीटर ऑन द फ्लोर। ठीक है, रूफ और साइड में 5 मिलीमीटर होना चाहिए और अपना जो फ्लोर में 10 मिलीमीटर उसकी डेप्थ होना चाहिए, गहराई। सैंपल को हम स्ट्रिप सैंपलिंग मेथड से लेते हैं। स्ट्रिप सैंपलिंग की विथ नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर होगी और इसके बीच का इंटरवल नॉट एक्सीड 5 मीटर होगा। फोटो में दिखा रहा है। अगला पॉइंट है व्हेन जोन इज ट्रीटेड विथ वाटर सैंपलिंग शेल बी कलेक्टेड बाय मेथड ऑफ स्पॉट सैंपलिंग। ठीक है, जब हम जोन को वाटर से ट्रीट करते हैं तो कौन सी सैंपलिंग कहलाती है, स्पॉट सैंपलिंग कहलाती है। स्पॉट सैंपलिंग जिग पाथ में लेंगे। सैंपलिंग में 1 मीटर की लेंथ में लेना है। ठीक है, सैंपलिंग क्या रहेगी, एवरी 1 मीटर लेंथ में लेना है। वाई क्वार्टरिंग मेथड से हम सैंपल को रिड्यूस करेंगे। वेट नॉट लेस देन 30 ग्राम इन सैंपल। 30 ग्राम अपन को लेना है, जो भी अपन सैंपल लेंगे उसका वेट 30 ग्राम होगा। सैंपलिंग इंचार्ज को दूसरा काम देना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगा। ये अपना होता है रेगुलेशन कंप्लीट 145। अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन 146 के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रेगुलेशन 146। सेकेंड और थर्ड डिग्री माइन में स्टोन डस्ट बैरियर बनाना है और फर्स्ट डिग्री माइन में डेवलपमेंट के दौरान अगर इन्फ्लेमेबल गैस मिल सकती है
ठीक है। सेकंड और थर्ड डिग्री में हमको क्या बनाना है, स्टोन डस्ट बैरियर बनाना है। और फर्स्ट डिग्री माइंस का डेवलपमेंट के दौरान अगर इन्फ्लेमेबल गैस मिल सकती तो भी हमको क्या लगाना है, स्टोन डस्ट बैरियर बनाना है, पहला पॉइंट। दूसरा है स्टोन डस्ट बैरियर अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर। अब रेगुलेशन 147 प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस। इसका पहला पॉइंट है जब फेस के किसी गो फैट इश्यूज वर्किंग के 30 मीटर के करीब पहुंच जाए तब 1.5 मीटर का एडवांस बोरहोल करना है। अब रेगुलेशन 148 रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। अगर माइन में एक्सप्लोजन हो जाता है तो मैनेजर जिसे ऑथराइज करेगा वही अंदर जाएगा। अगला पॉइंट है रीओपनिंग का नोटिस 30 दिन पहले देंगे ओनर, एजेंट, मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को। अगर माइन में एक्सप्लोरेटरी वर्क करना चाह रहे हैं जहां इरिस्पेबल एटमॉस्फेयर है वहां क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पहला पॉइंट है 3 पर्सन अंदर जाएंगे, सीओ डिटेक्टर एंड फ्लेम सेफ्टी लैंप लेके अंदर जाएंगे। अब रेगुलेशन 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। इसका पहला पॉइंट है हाईएस्ट फ्लड लेवल नॉट लेस देन 1.5 मीटर ऊंचा बनाएंगे माइन के इंटरेस्ट से। दूसरा पॉइंट है एवरी ईयर हाईएस्ट फ्लड लेवल की जांच करेंगे। तीसरा है जिस माइन में सरफेस वाटर से खतरा है वहां 1.2 मीटर पर हाईएस्ट फ्लड लेवल डेंजर मतलब मार्क किया जाएगा। अगला पॉइंट है नदी, नाला, झील, तालाब 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में माइन के फेस से में नहीं चलाएंगे। ठीक है, मतलब नदी नाले से 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अगर माइन के फेस को नहीं चलाना है। अगर चलाएंगे तो किससे परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से। अगला पॉइंट है हाईएस्ट फ्लड लेवल की जांच 14 दिन में एक बार कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा और रेनी सीजन और बाकी सीजन में 30 दिन में एक बार करेगा। माइन सरफेस के किनारे नदी, नाला, झील, तालाब होने पर मैनेजर स्वयं 3 मंथ में मतलब 3 मंथ मतलब क्वार्टर भी आ सकता है ऑप्शन में, एक बार जांच करेगा। अब रेगुलेशन है अपना 150 डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनोटेशन। पहला पॉइंट है माइन में जब कोई वर्किंग वाटर लॉग एरिया के 60 मीटर के अंदर आ जाए तब चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे फेस को बढ़ाया जा सकता है, मतलब अगर फेस को बढ़ाना है तो किसी परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से। अगला पॉइंट है अगर पानी का सीपेज अचानक तेज हो जाए तो काम को रोक देंगे और इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को फोर्थविथ मतलब तुरंत देंगे। अगला पॉइंट है अपना वाटर लॉग एरिया में 60 मीटर में चलाए जाने वाले गैलरी का साइज, हाइट और विथ 2.4 मीटर होगी। वाटर लॉग एरिया में फेस का प्लान 15 दिन में अपडेट करना है। वाटर लॉग एरिया के दौरान फेस में एडवांस बोर होल की डिस्टेंस 3 मीटर से कम नहीं होगी। वाटर लॉग एरिया वर्किंग में प्लैंक होल लगाया जाएगा जो कि 5 मीटर की दूरी पे होंगे। अगला पॉइंट है वाटर लॉग वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट। अगला पॉइंट है गैलरी का हाइट विथ एडवांस बोर होल को बाउंड पेज बुक में नोट करेंगे और मैनेजर इसमें काउंटर साइन हर दिन करेगा। अब रेगुलेशन अपना 151 इंटरनेशनल फ्लडिंग। इसका पहला पॉइंट है जब भी ओनर, एजेंट और मैनेजर फेस और माइंस के भाग को बगल वाली माइंस से के पानी से डुबोना चाहता है तो 14 दिन पहले नोटिस देगा किसको, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को। अगला पॉइंट है इंटेंशनल फ्लडिंग ऑफ माइन को डुबोने के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से ली गई परमिशन पर अगर 60 दिन के अंदर वर्क स्टार्ट नहीं किया जाता है तो परमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। अगला है अपना रेगुलेशन 152 कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर वाटर डैम सेक्टर। इसका पहला पॉइंट है डैम रिजर्वर बनाने के 14 दिन पहले ओनर, एजेंट और मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देंगे। अगला पॉइंट है साथ में 2 प्लान की कॉपी भी देना है। तो ये अपना रेगुलेशन होता है कंप्लीट और चैप्टर 11 कंप्लीट। ऐसा ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अब हम कल लेके आएंगे आपका चैप्टर 12। थैंक यू।